नमस्कार दोस्तों। जय महाराष्ट्र। जय गुंडे जय में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय से मैं जरा आउट ऑफ मुंबई हूँ, इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ और लोगों के बहुत सारे फ़ोन्स भी आते हैं, लेकिन आउट ऑफ नेटवर्क होने की वजह से मैं फ़ोन उठा नहीं पा रहा हूँ। और वैसे भी गर्मियों की छुट्टी है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बाहर आया था। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर है जिनका मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी नेटवर्क नहीं आ रहा, बहुत कम जगह पे नेटवर्क है। और थोड़ा ये समय घूमना फिरना बहुत लंबा चला है, बच्चों की छुट्टियों की वजह से। मैं अभी इस समय मेरे वापी के मकान में बैठा हूँ और यहाँ हम हर साल आते हैं थोड़ा साफ़ सफाई करने के लिए, कि रूम खाली होता है तो गंदा हो जाता है, आप भी समझ सकते हैं। तो साफ़ सफाई के लिए आना पड़ता है। तो यहाँ मैं फ़िलहाल 2-3 दिनों के लिए आया हूँ साफ़ सफाई के लिए। और आपकी जो भी क्वेरीज है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, वो आप कमेंट कीजिए। मैं कल आपकी जो भी वीडियोज़ में डालूँगा मैं, कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है और उसकी जवाब क्या है, तो मैं बताऊँगा। दोस्तों, आज का वीडियो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको पता होगा कि पिछले 17 तारीख को संध्या बाबुलपुले ने बिल्डरशिप पर नोटिस निकाला था स्टॉकों की, जिसमें हमारे जो 12.5 करोड़ रुपये बाकी थे। उसके बाद हम लोगों ने अपने सेपरेट एप्लीकेशन फाइल किए थे। जो डेवलपर्स ने जो लिस्ट दी हुई है, वो लिस्ट उसने आफ्टर थॉट लिस्ट बनाई है, मतलब अपनी सोची समझी मन की साजिश से। उसके अंदर कोई भी एविडेंस में सबमिट नहीं किया। अब जब एविडेंस सबमिट नहीं किया है, तो ये प्रॉब्लम होता है कि भाई उसको वेरीफाई कैसे करें। अब हमने जब लिस्ट सबमिट किया, तो हमने बिल्डर ने जब से भाड़े दिए हैं तब से भाड़े ने जो भी बैंक का डिटेल्स था पासबुक के अंदर, तो हमने उसकी जेरोक्स कॉपी लगा के दे दिया, बाकायदा डेट के साथ। तो उसमें एंट्री किया कि हमारे घर कब टूटे, हमको कब किस डेट पे कौन सा भाड़ा आया और कौन से भाड़े पेंडिंग है, और हमारे कितने भाड़े निकल रहे हैं, इसका टोटल हमने वो दिया। अब मुझे आज पता चला, मैसेज आया था मेरे साथियों का, उन्होंने कहा कि गुरुवार 6 तारीख को संध्या बाबुलपुले में मीटिंग लगाई हुई है बिल्डर के साथ में, कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करना अच्छी बात है, लेकिन एक तरफा नहीं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि अगर बिल्डर ने हमें भाड़े दिए होते थे तो हम लड़ाई क्यों लड़ते थे। ये चीज़ डिपार्टमेंट को भी समझना चाहिए। डिपार्टमेंट ने इसके पहले भी ऑर्डर्स निकाले हैं, उस ऑर्डर में क्लियर कट लिखा है, चूँकि उस लंबी हियरिंग चली थी जो तकरीबन 2020 मार्च 2020 को पहली हियरिंग लगी थी। उसके बाद कोरोना काल आया, उसकी 6-7 महीने फिर हियरिंग की, तो बहुत सारी मीटिंग पोस्टपोन भी हुई और बहुत सारी मीटिंग्स हुई, और उसके जो ऑर्डर्स आए ये 2022-2023 में आए। तो 2-2 साल हियरिंग चलने के बावजूद उसमें ऑर्डर्स भी दिए गए कि भाई इसमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि डेवलपर ने 2018 से लोगों को भाड़े नहीं दिए। अब आज डेवलपर ने लिस्ट डाला है कि, मतलब आज की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले जो लिस्ट डाला था डेवलपर ने, नियर अबाउट मुझे तो कोई रिप्लाई नहीं दी गई, क्योंकि वहाँ पे संध्या बाबुलपुले ने कहा था कि जो भी आपका सेज होगा वो अपीलेंट को भी दीजिए, लेकिन डेवलपर ने हमें कोई भी सेज नहीं दिया। और उन्हें जो भी सेज दिया वो बहुत लंबा समय अंतराल के बाद दिया है, जबकि बावनकुले मैडम ने दिया था 15 दिन का टाइम दिया था डेवलपर को, और उसके बाद जब सेल्स फाइल हो जाएगा तो 10 दिन हमें दिया था अपना सेल्स फाइल करने के लिए। हमारा कहना क्या है, वो डिटेल सही है गलत है, लेकिन डेवलपर ने 25 दिन होने के बावजूद भी कोई डिटेल्स नहीं दिया, और हमने अपने समय के अंदर
डिटेल जो भी था हमने दे दिया। हमने कहा, मैडम को बताया अभी, वहाँ पे इन्फॉर्म भी किया कि डेवलपर से हमें कोई, या प्रशासक ने हमें कोई भी डिटेल्स नहीं दिए, इसलिए हमारी जो डिटेल्स है 77 लोग के, उस डिटेल्स को एक्सेप्ट किया जाए और उस हिसाब से लोगों को भाड़े दिए। अब बात यहाँ पे आती है वेरिफिकेशन की। दोस्तों वेरिफिकेशन अच्छी बात है, लेकिन वेरिफिकेशन एक तरफा था। जब डेवलपर्स ने सोची समझी साजिश के तहत जब रिपोर्ट दिया, तो क्या डेवलपर से स्टेटमेंट मांगा गया? क्या उन्हें बोला गया कि बैंक का डिटेल्स दीजिए, आपने भाड़े कब कब दिए? डेवलपर ने कोई भी उसमें सही वर्ड लिखा ही नहीं, तारीख तक गलत। अब मेरे मैटर में उन्होंने क्या कहा कि 5/11/2022 को हमने ठाकुर को भाड़े दिए। जब मैंने एप्लीकेशन पुटअप किया तब मेरी बातचीत हुई अधिकारी से, तो अधिकारी ने बताया कि ये बताइए 5/11/2022 को आपको भाड़े मिले। हाँ बिल्कुल मिले, 5/11/2022 को मुझे भाड़े मिले और मैंने मेरी रिपोर्ट में डाला है, मैंने दिखाया, बोला देखिए 5/11/2022 का मैंने जिक्र किया हूँ, मुझे भाड़े मिले। लेकिन वो भाड़े जो थे 2020 के। अगर डेवलपर मुझे 2020 का भाड़ा 2022 में देता है तो क्या 22 का माना जाएगा? तो ये डेवलपर से पूछा जाए कि भाई आप बीच में गैप दे दोगे 2-2 साल का और फिर भाड़े प्रोवाइड करोगे, तो आप कैसे बोल सकते हो कि हमने भाड़े दिए? तो 5/11/2022 का वो भी ऑर्डर्स हुआ था, मैंने बताया अधिकारी को, भाई इस पर ऑर्डर्स हुए, ऑर्डर्स के बाद इन्होंने भेजा है। तो आप मुझे बताइए कि जब ये चीजें होती है और 2-2 साल के भाड़े बिल्डर ब्रेक करता है, तो क्या डिपार्टमेंट से संज्ञान नहीं ले सकता है? ये डिपार्टमेंट को लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि सर्कुलर नंबर 153 क्लियर कट लिखा हुआ है कि डेवलपर्स हर साल का सेल्फ डिक्लेरेशन असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कार्यालय में सबमिट करेगा। और जो बैंक है, जिस बैंक भी जब पैसे ट्रांसफर करेगी तो झोपड़ी धारकों को उसकी डिटेल्स भी एआर डिपार्टमेंट सबमिट किया जाएगा। ये बैंक को भी दिया गया। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि झोपड़ी धारकों के लिए ये जितने कानून बनाए कोई इंप्लीमेंट नहीं होते, कोई कानून इंप्लीमेंट नहीं होते। आज तकलीफ इसी चीज की है, आज इसी चीज की तकलीफ है जिसको झेलते हुए हम लोगों को अपने जो भी अधिकार है उनकी परीक्षा देना पड़ता है। वेरिफिकेशन का मतलब परीक्षा ही होता है ना, पड़ताल मतलब क्या होता है? मतलब आज वहां पे ये इल्जाम लग रहा है कि भैया आप सच हो या गलत हो, उसका वेरीफाई किया है, करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हमें तकलीफ ये है कि जब बिल्डर सबमिट करता है कोई चीज तो उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता है, और वो जो भी चीज सबमिट करता है उसके ऊपर बिना वेरीफाई किए आप स्टॉप भी निकाल देते हैं। इसको क्या समझे, इसको क्या समझे? तो दोस्तों ये चीज आई है। आज ही मेरे जो मित्र हैं जो हमारे साथ फाइट कर रहे हैं, उनका फोन आया था, बोले भाई आपको आना पड़ेगा। मतलब भाई आओ, कभी ये हियरिंग? बोले 6 तारीख। मतलब 6 तारीख को तो मुंबई में रहूंगा, मैं 3 बजे की हियरिंग में पहुंच जाऊंगा, कि मैं बुधवार को रात तक मुंबई पहुंचूंगा। तो 6 तारीख को देखना है वेरिफिकेशन क्या करना है। भाई हमने तो वेरिफिकेशन के लिए अपने जो पासबुक के जेरोक्स कॉपी आपको दे दिए कि भाई बिल्डर ने इस डेट को भाड़े प्रोवाइड किए। अब बिल्डर को बोलिए ना कि भैया आप बैंक से डिटेल ला के दे दिए ना कि आपने और कितने भाड़े दिए, अरे अकाउंट में तो आने चाहिए नहीं से। तो क्या हमारा बैंक भी गलत बोल रहा है? हमारा बैंक गलत बोल रहा है कि बैंक में इन्होंने पैसे डाले लेकिन बैंक ने हमें अपडेट नहीं किया, तो क्या ये जताना चाहते हैं कि बैंक की गलती है? मतलब बिल्डर जो बोले वो सही, हम बोले वो गलत। अच्छा दोस्तों मेरी बात होती है, भाड़े के मैटर में एक आदमी गलत बोल सकता है ना, अच्छा वो भी क्यों बोलेगा? लेकिन चलिए मान लिया एक आदमी गलत बोल रहा है कि भाई मेरे भाड़े बाकी है, मेरे भाड़े बाकी है। फिर पूरी स्कीम के लोग, तो क्या ये चीज सीओ एसआरए को नहीं समझना चाहिए? क्या ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार को नहीं समझना चाहिए
कि भाई पूरी स्कीम के लोग अगर इस चीज का अगर दावा कर रहे हैं कि भाड़े नहीं मिले हैं, तो बिल्डर सच्चा कैसे हो सकता है? कारण क्या है कि सभी लोगों का भाड़ा बाकी है, जबकि मैंने बताया था, मैंने 77 लोगों को लिस्ट दिया था। अब 77 में क्या हुआ, मैं आपको एक चीज भी समझा देता हूँ। बीच में जब 77 के बाद कि डेवलपर ने एक नई रणनीति किया, जब सीओ साहब ने एक ऑर्डर दिया था कि 2 साल का भाड़ा 1 साल का पीडीसी जमा करो, तो इन्होंने कुछ लोगों को 4-4 महीने का चेक करके 3-3 चेक इनका कंसल्ट लेके दिया था। वो तो मैंने भाई सबमिट कर दिया हूँ, तो वो मेरे रिकॉर्ड में नहीं आएगा ना। क्या आएगा दोस्तों, मुझे बताइए? तो नहीं आएगा। तो हो सकता है वो पैसे कम हो जाए। भाई पैसे जो आपने दिए हैं वो आप एक्चुअल फिगर बताइए ना कितने दिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें पैसे नहीं मिले और आपने पैसे भेजे, तो आपके और बीच में हमारा माध्यम बैंक है, तो बैंक को पूछेंगे ना कि भाई आप ये तो कह रहे पैसे भेजे, तो आप हमारे पैसे क्यों नहीं दे रहे? बैंक झूठ नहीं कहेगा सर, और ये बिल्डर झूठ बोल रहा है। किस लिए झूठ बोल रहा है? भाई जब एक्सिस बैंक से आप अगर ट्रांजेक्शन करते हो, तो आप अगर एक लेजर कॉपी मांगते हो, तो आपका पूरा डिटेल्स वो मिल जाएगा कि भैया आपने साल भर में किसको कितने के भाड़े दिए। लेकिन ये नहीं देंगे। दूसरी चीज, बिल्डर कहता है हमारे पास डिटेल्स नहीं है। तो डिटेल्स नहीं है तो आपने फॉल्स फॉल्स डिटेल्स क्यों दे दी? लोगों को पूछना चाहिए था कि भाई आपको कितने भाड़े मिले, आपके पासबुक की डिटेल्स मुझे दीजिए, आपके घर का टूटे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि डेवलपर दिखा रहे 2018 में तो घर टूटे। अजीब बात है। 5 दिसंबर 2017 के बाद वहां स्कीम पे एक भी झोपड़े नहीं थे, कि हमारे जो आखिरी झोपड़े थे सबके सब 33-38 में तोड़े गए। 33-38 में तोड़े गए। 33-38 का रिकॉर्ड तो गलत नहीं बताया। तो ये जो चीजें हैं उसमें कोई जल्दी, हम लोगों ने 33-38 के अंदर हम लोगों ने बिल्डर के जो भी भाड़े का मैटर था सेटलमेंट कर लिया था। कुछ लोगों ने वो 25 नवंबर को अपना सरेंडर किए। जो हाईकोर्ट गए थे वो हाईकोर्ट में उनका सेटलमेंट हुआ, तो वो 5 दिसंबर को टूटा। लेकिन 2017 डेवलप बता रहे 2018 में घर टूटा है। 2018 में तो वहां झोपड़े थे ही नहीं थे। कहाँ से आए झोपड़े? कहाँ से आए झोपड़े? जो बंदा अपात्र है स्कीम के अंदर, उसके नाम से इस प्लॉट के अंदर में नया लाइट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया जाता है, उसकी वाइफ के नाम से। क्या ये सर ये ध्यान देगा कभी कि भैया प्लॉट के अंदर किसी थर्ड पर्सन के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर कैसे आया? क्या अडानी वाले इस पर इंक्वायरी करेंगे? भैया डेवलपमेंट में यहाँ पे झोपड़े है ही नहीं कुछ भी, और ये चीज आप कैसे मीटर ले रहे हो? तो डेवलपमेंट में चल रहा है, तो आ ही नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। वहां पे उस बंदे ने सोसाइटी की ऑफिस का बहाना करके एक छोटा स्ट्रक्चर बनाया और वहां पे अपनी पत्नी के नाम पे लैंड बिल दिया। तो ये अडानी, ये डेवलपर इतनी मिले। तो दोस्तों ऐसे ऐसे कांड जब बिल्डर करेंगे तो बिल्डरों पे विश्वास कौन करेगा, ये बताइए। क्या इतना हमदर्द है उस अपात्र व्यक्ति से? क्या हमदर्दी है उस अपात्र व्यक्ति से कि उसको अपात्र होते हुए भी 8 साल आपने सेक्रेटरी पद पे रखवाया, उसकी झूठी पात्रता आपने करवाया? कारण क्या? कारण क्या? जबकि उसी बंदे की वजह से बिल्डर जेल तक काटा हुआ है। आदित्य गढ़िया 1 महीना ऑफर जेल में थे इसी बंदे उमेश सिंह की वजह से। क्या आदित्य गढ़िया को भूल गए थे? कौन से मैटर में? मर्डर केस में। जब उमेश सिंह अपने तबेलों का निर्माण करवा रहा था, कंस्ट्रक्शन करवा रहा था 2012 में, 26 जनवरी 2012 के समथिंग कुछ मर्डर हुआ, शायद 2010 या 2012 में।
उसमें मर्डर हुआ था एक छोटे से बच्चे का, मतलब बच्चा मतलब ज़्यादा उम्र नहीं, 22 या 30 साल की लोग होगा, जो इनके यहाँ पे बेगारी का काम करने आया, उमेश सिंह बिल्डर के लोगों ने करवाया, बराबर है। अब वो केस चालू है या बंद हुआ है मुझे नहीं पता, मैं उस पर बहुत फाइट किया, लेकिन आप तो जानते हैं जो अधिकारी थे उनका डिमोशन हो गया, लेकिन बिल्डर पे फर्क नहीं आया क्योंकि बिल्डर को 169 में लोगों ने रिलीज कर दिया था, 20 अप्रैल फाइल कर दिया था कोर्ट में कि भैया बिल्डर का कोई लेना देना नहीं है, जबकि वहां पे स्टेटमेंट में सबका ये आ रहा है कि बिल्डर के लोग थे, बिल्डर के लोग थे। अब बिल्डर के लोग थे मतलब सूत्रधार कौन? चलिए वो आई गई बात होगी, बुरा नहीं होगी, हमने छोड़ दिया, लेकिन क्या वो आदित्य केडिया वो एक महीना भूल सकते हैं हाथ तो रोड के पुलिस बंद व्यक्ति को गले लगा के घूम रहे, इसके लिए सब कुछ माफ हो रहा है, कारण क्या आदित्य केडिया आप बताएंगे ना, यहाँ के लोगों को बताएं, 250 लोगों को उमेश सिंह से इतनी क्या हमदर्दी आपको, जिस बंदे ने इतनी कंप्लेंट्स आपके खिलाफ किया, पुलिस कमिश्नर से लेके हर जगह किया, फ्रॉड हो, चीटर हो, क्या क्या नहीं लिखा, उस बंदे को आप बोलते बिठा के कर, उस बंदे को आपने गलत एफिडेविट फाइल करके उसकी पात्रता करवाई, जबकि उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी और को बेचा है, तो बेचने वाला भी तो, खरीदने वाला भी तो आपका ही बंदा था, तो आपको पता ही होगा 2 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीदी है, ऑफिशियल 2 करोड़ है और बिहाइंड द कर्टन तकरीबन 3-3.25 करोड़ में प्रॉपर्टी बिकी। अब वो प्रॉपर्टी बेचने के बाद उनका एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट के बाद भी आगे प्रोजेक्ट में कैसे आए, जबकि इनके जो पार्टनर थे अमित जलान ने एफिडेविट फाइल किया था, उसके पहले लेटर दिया था एसआरए में कि भाई उमेश सिंह से हमारा कोई लेना देना नहीं, इनका हमारे प्रोजेक्ट में कोई लेना देना, प्रॉपर्टी भी एक ही है, और 14 दिन के बाद ये एफिडेविट फाइल करके उसकी पात्रता करवाए सेक्रेटरी एसआरए मिस्टर भालचंद्र ठाकरे से, देन ऑनरेबल सेक्रेटरी। तो दोस्तों ये जो चीजें चली है, ये जो करप्शन चल रहे हैं, ये पार्सिटी चल रही है आपस में लोगों को लड़वाने की, कौन करवा रहा है? बिल्डर। जब उमेश का कुछ है ही नहीं तो वो आपके लिए क्यों बात करेगा, और आपने उनको कुर्सी पे बिठाया, ये जानकारी भी नहीं लिया कि भैया पात्र है या अपात्र, ये इनका क्या लेना देना स्कीम से, जब इन्होंने बेच के चले गए, 2 करोड़ ऑफिशियल रिकॉर्ड पे है, उनका एग्रीमेंट हुआ है, और एसआरए डिपार्टमेंट ने वो 2 करोड़ में जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, उस खरीदी में जिस बंदे ने लिया, क्या उनको अवार्ड दिया एसआरए ने? और वो व्यक्ति कौन जो 2 करोड़ छोड़ के आराम से बैठा हुआ है, जो कभी पूछने भी नहीं आया एसआरए को भाई मेरी प्रॉपर्टी का क्या मतलब, ये डेवलपर ने पैसे दिए, ये डेवलपर ने खरीदे, तो ये हमदर्दी, यही हमदर्दी है ना केडिया साहब? क्योंकि देखिए राज तो छुपते नहीं, खुल जाते हैं, और ये जो 2 करोड़ का मसला है वो भी खुलेगा, वो भी सामने आएगा। अभी बिल्डिंग आपकी बनने दीजिए, अवार्ड की बात चालू हुई, किसको किसको अवार्ड दिया है, हमारी मेरी खुद की प्रॉपर्टी वहाँ पे 500 स्क्वायर फीट आपने एक्वायर कर लिया है, तो अवार्ड नहीं दिया, वो भी आएगा, क्योंकि मेरा मैटर कोर्ट में सबजुडाइज है, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ। जिस दिन मुझे कोर्ट ऑर्डर देने दीजिए ना, जिस दिन मुझे कोर्ट ऑर्डर देने दीजिए ना, यू अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ, तब मैं जाता हूँ ना इस सारे में हाई पावर में, पूछता हूँ ना कि सर मेरी प्रॉपर्टी का, सब कहाँ जाएंगे? समय का इंतजार कीजिए, समय बलवान होता है, आज तक आपका समय बलवान था, और शायद भविष्य में लोगों का, आपने वहाँ पे जो डेवलपमेंट किया है उससे बेहतर तो झोपड़पट्टी अच्छी होती है, कि शायद, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये हमें पसंद नहीं, मैं शायद इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को पसंद नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो मुखिया है, हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय शिंदे साहब आके एक बार विजिट करे, या किसी को भेज के विजिट करवाए कि भैया प्रोजेक्ट क्या और कैसे बन रहा है,
सीईओ इशारे को स्पेशल ऑर्डर दीजिए कि भैया प्रोजेक्ट के अंदर में क्या है, जरा बार बार आ रहा है, तो भाई उनका मुझे डिटेल दीजिए, ये प्लान सबमिट कीजिए, क्या लोग बना रहे हो, कि वहाँ की पब्लिक चिल्ला रही है कि भाई ये मुर्गी का दरबा बनाया गया। सर हवा जाने तक की जगह नहीं है, हवा जाने तक की जगह नहीं है, रोशनी दूर की बात। तो क्या एसआरए में अब ऐसे फ्लैट्स बनने चाहिए? पूरे मुंबई में अगर ऐसे फ्लैट्स किसी ने बनाए होंगे तो हम लेने को तैयार हैं। तो सीईओ सर हमको बताया क्या ऐसे फ्लैट्स कहीं बने हैं क्या? हमारे बगल में जैसे चौहान बिल्डर ने भी 4-5 बिल्डिंगें बनाई थी, भले उनके कंस्ट्रक्शन खराब हो लेकिन बिल्डिंग की डिजाइन एकदम परफेक्ट है, वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनके बिल्डिंग के अंदर में वेंटिलेशन सफोकेशन इतना प्रॉब्लम करेगा ना, लोगों को दमे की बीमारी हो जाएगी। नेचुरल हवा नेचुरल लाइट तो मिलेगा ही नहीं। अब थोड़ी सी जगह जो बाकी थी वहां भी इन लोगों ने फ्रंट की जो बिल्डिंगें थी वो 3 बिल्डिंगों के अंदर फ्रंटे तोड़ के कॉमर्शियल गाले बना रहे हैं। और जो कॉमर्शियल बिल्डिंग और सेल बिल्डिंग के बीच में थोड़ी सी जगह थी उसको भी कवर करके उसमें रेसिडेंशियल यूनिट बना रहे हैं। भाई करना क्या चाहते हो? बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं, बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं, ना आरजी है ना पीजी है। तो क्या आप उस स्कीम में कोई बच्चे खेलेंगे नहीं? मतलब वो लोगों के लिए धोखादायक बिल्डिंग है। मैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि इसको डिक्लेयर कीजिए, हैजर्डस बिल्डिंग डिक्लेयर करिए, धोखादायक बिल्डिंग। क्योंकि ये बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद आदमी की लाइफ कम हो जाएगी। यहाँ तक कि रूल की तरफ स्टेयर केस के अंदर भी हवा आने जाने के रास्ते होने चाहिए, इनके स्टेयर केस भी अंदर है, कहीं से भी हवा आने जाने के रास्ते नहीं है। कल अगर बिल्डिंग में आग लग गई, इन्होंने उस हिसाब से बिल्डिंग बनाया है कि भाई उस बिल्डिंग में कोई नहीं बचेगा। ये मैं लिख के देता हूँ, जितने भी फायर फाइटिंग सिस्टम लगा दे नहीं बच पाए। इन्होंने पूरा पैक करे, कंजेस्टेड कर दिया, झोपड़पट्टी से भी घिरी हुई बिल्डिंग बनाया है आदित्य केडिया और ये ऋषि टोडी। अब ऋषि टोडी तो भाई अब भी आए, क्योंकि आदित्य केडिया और कीर्ति केडिया ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दिया, ऋषि टोडी को रिफंड से क्यों। अब ये दोनों नए डेवलपर आए, अब ये लोगों ने एक नया नाटक चालू किया। अब ऋषि टोडी जी कहते हैं जो पहले लोग थे वो बेच के खा के चले गए, मैं क्या करूँ? तो सर अब बेच के खा के चले गए तो आप क्यों आ गए? आपको नहीं आना चाहिए था ना, लोगों के हाथ में कीड़िया को बोलना चाहिए था कि लोगों को सरेंडर कर दे उनकी प्रॉपर्टी, वो बना लेंगे। लेकिन अब आप आ गए तो जो बच्ची कुची थी वो भी आपने निकाल दिया। तो दोस्तों ये जो चीजें चल रही है इस सारे में, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। 6 तारीख की जो भी हेयरिंग होगी उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन समय का इंतजार बहुत बड़ा होता है। अब यार देखिए, अभी लेटर डालने के बाद हेयरिंग लगी ना, अर्जेंट हेयरिंग लगनी पड़ी ना, लगानी पड़ी, लगी नहीं, लगानी पड़ी। तो मैटर सेंसिटिव है। इन्होंने बिल्डर ने पैसे भाड़े तब के जमा नहीं किए, इन्होंने चाचा स्टॉक अप निकाल दिए, पूरी बिल्डिंग की तोड़फोड़ हो गई, रेसिडेंशियल कॉमर्शियल बनाने चालू हो गए। मुझे ये समझना है कि भाई उस बिल्डिंग के अंदर 251 लोगों के घर कब आएंगे, कैसे बनेगी, उस डब्बे में जाएगा कौन? अब लोगों से मेरा निवेदन है कि भाई बिल्डर को आप बोलिए कि भाई ये बिल्डिंग नहीं चलेगी, हमको ऐसी बिल्डिंग बनाइए जहां से हमें हवा हवा और रोशनी, ये दोनों चीज का आवाजाही। नहीं तो समझ लीजिए आप काल के मुंह में अब जा रहे हैं, क्योंकि वहां बीमारी का घर है और ये 100% है, आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों वहां पे जो चीज चल रही है ना, उस जगह पे आपके घर में सफोकेशन का प्रॉब्लम होगा। आपके घर में से सिर्फ जो नमी रहेगी वो नमी अंदर ही रह जाएगी, बाहर जाएगी नहीं, जाने की जगह ही नहीं बची। 2 बिल्डिंगों का जो गैप होता है वो 3 मीटर की जगह 1.4 मीटर बना है। तो ये जो चीजें ये लोग कर रहे हैं, इस चीज को आपको समझना चाहिए।
इसलिए मेरी निवेदन है साई दुर्गा सोसाइटी के लोगों से कि भाई कोई भी घर ना ले, प्रत्येक व्यक्ति ये कहे कि भाई ऐसा घर हमको नहीं चाहिए। हमारे घर जो बिल्डिंग बायोलॉजी के हिसाब से होते हैं वैसे होने चाहिए, बिल्डिंग बायोलॉजी का उल्लंघन करके बनाया गया है। और ये मैं चाहता हूं मेरा वीडियो, ये जो सेंट्रल में सरकार बैठी ना, जो बोलती ना हम लोगों को घर देंगे, तो हमारे घर हम उजाड़ के यार 10 साल हो गए, हमारे लोगों को उजाड़ के उनको इस तरह से घर दे रहे, जिस घर को देखते हुए भी डर लगता है, उसमें आप रहने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों उस घर को मैं सभी से निवेदन करता हूँ, शायद लोग जितने पात्र सदस्य हैं, चाहे कॉमर्शियल हो रेसिडेंशियल, अगर आप उसके अंदर जल्दीबाजी करेंगे आपका भविष्य खतरे में, या ध्यान रखें, क्योंकि उस बिल्डिंग के अंदर वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होगा। बिल्डिंग चारों तरफ से पैक है, जो 2 बिल्डिंग थी वेंटिलेटेड, उसमें भी 3 बिल्डिंग को तोड़ के पूरी कॉमर्शियल बनाया जा रहा है। तो ये चीज आप समझिए, ये आपके लिए हित में नहीं है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, हम इस पर बात करेंगे, आगे भी बात होगी, क्योंकि उसकी लास्ट टाइम तो मैंने जो फोटोज वगैरह भेजे बताए थे आपको, स्क्रीन पे लगाए थे, उसमें देखे होंगे कि कैसे कैसे बिल्डिंग की हालत क्या की गई है, उसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। तो ये मात्र लोगों के भाड़े बचाने की, भाड़े डुबाने की वजह से, मतलब भाड़े खाने की वजह से ये लोगों को चाहते हैं कि रूम में भर देंगे, भाड़े खत्म हो। तो अब मैं आपसे अपील करता हूं कि 77 लोगों का मैटर बोर्ड पे आ चुका है, और अदर्स जितने भी हैं सब लोग अपने अपने डिटेल्स डिपार्टमेंट में जमा कराइए, अदरवाइज बाद में आपको लड़ने का मौका शायद कोई डिपार्टमेंट ना दे। अभी मौका है, आप सबमिट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कल आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे दीजिए, कमेंट कीजिए। कल मैं आपके कमेंट्स में आपका जो भी है वो सुझाव दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।